बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से रिव्यू पिटीशन, जिसे मॉडिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन कह लीजिए, खारिज होने के बाद से एक नया केस उत्तर प्रदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्या इसका बैकग्राउंड है और किस बेंच में ये केस लिस्ट हुआ है, ये सब कुछ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किन मुद्दों में मजबूती है, या फिर ये केस भी खारिज हो जाएगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 1097 ऑफ 2024, जो कि 7 जनवरी 2024 को फाइल किया गया था केस को। और यहाँ पर अगर आप लिस्टेड ऑन देखेंगे तो 22 जनवरी 2024 को लिस्ट किया गया है और ये बेंच अलग है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑनरेबल जस्टिस PS नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार जी के बेंच में ये केस को लिस्ट किया गया है। इस मामले को सुनने से हो सकता है कि ऑनरेबल जस्टिस इस केस को ट्रांसफ़र कर दे उसी बेंच में जो कि 11 अगस्त को फैसला दिए हुए थे। इससे पहले भी आप लोगों ने देख लिया कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में भी और इसके बाद से बिहार वाली शिक्षक भर्ती मामले में भी वो सभी मामले उसी बेंच में शिफ्ट किए गए जिसमें 11 अगस्त का फैसला डिलीवर किया गया था। तो हो सकता है कि ये केस जब लिस्ट किया जाएगा तो पहली हियरिंग में एप्रोप्रिएट बेंच में इसको शिफ्ट करने के लिए हो सकता है कि ऑर्डर जारी कर दिया जाए। ये चीज़ें अभी भविष्य की बात है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें प्रेयर क्या है। इसमें मेन प्रेयर ये है कि मेन पार्टी जो है इसमें एनसीटी को बनाया गया है कि एनसीटी के गजट को देख करके जिन अभ्यर्थियों ने बीएड में प्रवेश लिया उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है और उनको प्राथमिक में कैसे भी करके शामिल किया जाए। यहाँ पर देखिए जो सभी परिस्थितियां हैं इस समय बीएड के संदर्भ में वो बिल्कुल उसके उलट है। चाहे आप जिस बेंच के द्वारा ऑर्डर दिया गया या फिर रिव्यू पिटीशन या फिर क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को जो खारिज किया गया उसमें जो उनका पूरा आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका माइंडसेट था कि बीएड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 21A के अंतर्गत ये फैसला दिया गया था। तो अगर फिर से इस मामले को उसी बेंच में शिफ्ट किया जाता है तो उस माइंडसेट से आपको कहीं ना कहीं ऐसे तर्क देने होंगे कि ऑनरेबल जस्टिस जो हैं वो अपने माइंडसेट बदल पाए। लेकिन क्या ये चीज़ें इतनी आसान होंगी? देखिए अगर आप एनसीटी को चैलेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में NIOS का जो मामला चला था उसमें एनसीटी की गलती ये सामने आई थी कि एनसीटी ने उनके संबंध में जो 22 सितंबर 2017 का जो लेटर था उसको उन्होंने गजट नोटिफिकेशन के तहत जो सरकारी गजट होता है उसमें उन्होंने प्रकाशित नहीं कराया। तो वहाँ पर गलती एनसीटी की थी। देखिए एनसीटी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उनके द्वारा गलती होने पर एनसीटी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ क्या कर लेगी, वहाँ एनसीटी कुछ अपने हाथ सीधे खड़े कर देगी। NIOS वाले मामले में वही तो हुआ। NIOS वाले मामले में एनसीटी ने यही तो कहा कि ऑनरेबल जस्टिस जो भी ऑर्डर देंगे हम उनको मानने के लिए स्वीकार करेंगे। मतलब कि एनसीटी को पक्षकार बनाने से या फिर उनकी किस गलती की वजह से 2018 में बीएड में अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया, ये एनसीटी को फटकार जरूर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसकी गलती की वजह से सभी अभ्यर्थियों को राहत दे दी जाए। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब 2018 में उस प्रकार का गजट नोटिफिकेशन आया तो सेम परिस्थिति डीएलएड के साथ था। डीएलएड जब एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन निकाला जिसको देख करके अभ्यर्थियों ने डीएलएड में प्रवेश लिया क्योंकि वो केवल प्राइमरी में जाना चाहते थे। तो वहाँ पर फिर अगर डीएलएड वाले कैंडिडेट अपना पक्ष रखने जाएंगे तो वो भी तो ये बात बोलेंगे कि हमने डीएलएड में प्रवेश लिया 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन को देख करके, 2010 से लेकर के 2018 तक तो हमारे साथ भी गलत हुआ। जो बीएड अपना पक्ष रख रहे हैं ये सभी बातें आपको सुप्रीम कोर्ट में हैंडल करनी पड़ेंगी। आप यहाँ पर जो बीएड की तरफ से वकील उपस्थित होने जा रहे हैं वो श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी उपस्थित होने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा जो क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था और वो वहाँ पर सही ढंग से अपने पक्ष को नहीं रख पा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि 2010 से लेकर के 18 के बीच में 5 राज्यों में 1 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट बीएड कैंडिडेट वर्किंग में हैं बीएड होते हुए भी, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि वो इस गजट नोटिफिकेशन के तहत नहीं आ रहे हैं या फिर 23(1) के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। जो आरटी एक्ट है उसके धारा 23 के में 2 उपधारा है। पहला उपधारा जो है 23(1) वो एनसीटी को एम्पावर करता है कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर सकता है और जो भी वो तय करेगा वो शिक्षक बनने के लिए पात्र होगा। लेकिन वो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने के लिए एनसीटी एक्ट 1993 है, जो कि एनसीटी अपने पावर के बियॉन्ड में जाकर के कोई कानून नहीं बना सकती।
यही तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और उससे पहले ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट ने ये पाया था कि जो एनसीटी ने गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का निकाला था वो कानून का उल्लंघन था। सिर्फ एमएचआरडी मिनिस्ट्री के एक पत्र के आधार पर बिना एक्सपर्ट कमेटी गठित किए हुए, बिना राज्यों से सलाह मशवरा किए उन्होंने गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं। ये सभी बातें एनसीटी एक्ट 1993 में मेंशन की गई हैं। तो भले ही 23(1) के अंतर्गत एनसीटी को इंपावर किया गया है, लेकिन एनसीटी बाउंड है एनसीटी एक्ट 1993 और उससे बियॉन्ड जाकर के वो कोई भी कानून इस प्रकार से नहीं ला सकती है। और अगर लाती है तो इसी प्रकार से सरकारी गजट कैंसिल हो जाएगा, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और उससे पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2010 से लेकर के 2018 के बीच में जो बीएड कैंडिडेट विभिन्न भर्तियों में चयनित हुए हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश की 72,825 की बात कर लें, अन्य राज्यों की बात कर लें, तो वो 23(1) के अंतर्गत नहीं हुआ है बल्कि 23(2) के अंतर्गत हुआ है। 23(2) में क्या है कि अगर पर्टिकुलर किसी एक राज्य में मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कि 23(1) के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि एनसीटी ने जो तय किया हुआ है, अगर उससे संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है, यानी सीधे तौर पर ऐसे समझिए डीएलएड की संख्या कम है, तो वहां पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए, अधिकतम ये है, मैक्सिमम ये टाइम ड्यूरेशन है कि अधिकतम 5 और मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है एक ही भर्ती के लिए अलाउ किया जाए। तो अधिकतम 5 वर्षों के लिए केंद्र सरकार की मदद से वहां की राज्य सरकार एनसीटी से अप्रूवल लेकर के बीएड को अलाउ कर सकती है, लेकिन ये अधिकतम 5 वर्षों के लिए ही होगा। और इन अधिकतम 5 वर्षों में उन राज्यों की ये जिम्मेदारी होगी कि अपने यहां जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है यानी डीएलएड, उसके इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया जाए और लगातार अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि अगली भर्ती में कभी भी इस प्रकार की कमी ना हो। और ये सिर्फ एक बार दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश समेत बिहार, कई राज्यों ने इस शक्तियों का प्रयोग ऑलरेडी कर लिया है। उत्तर प्रदेश की जो 72,825 वैकेंसी थी उसमें 23(2) का ही प्रयोग करते हुए बीएड को अलाउ किया गया था। वो 23(1) का प्रयोग नहीं है, वो 23(2) का प्रयोग है। जबकि जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे एडवोकेट श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने इस बात को सही से समझा ही नहीं पाए। वो कह रहे थे कि 23(1) के अंतर्गत हुआ है, जबकि वो 23(1) के अंतर्गत पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 23(1) के अंतर्गत तो पहले एनसीटी का नोटिफिकेशन आना चाहिए था और नोटिफिकेशन 2018 में आया। और वो कह रहे थे कि 2010 से लेकर के 18 के बीच में ऐसे 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट है, तो वो 23(1) के अंतर्गत तो पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी तो एनसीटी ने तय ही नहीं की थी 2018 से पहले। वो तो 2018 में 28 जून को तय की गई थी। और 23(2) के अंतर्गत वो पहले से ही शक्तियां थी। जब हमारे देश में आरटी एक्ट 2009 संसद से कानून बन करके 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश भर में लागू हुआ, तो केंद्र सरकार ने एनसीटी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाते हुए ये जिम्मेदारी दी कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करिए। उसी के अंतर्गत 23 अगस्त 2010 को पहली बार एनसीटी ने मिनिमम एलिजिबिलिटी तय किया। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी, जिसमें उन्होंने बीएड को पात्र नहीं माना था प्राथमिक के लिए। ये पूरा बैकग्राउंड है। तो ये सभी चीज़ों को आपको फिर से, अगर बीएड वाले कैंडिडेट हैं तो ये सभी चीज़ों को आपको वहाँ पर जस्टिफाई करना होगा कि आप किसके तहत केस करने जा रहे हैं या फिर क्या आपका बैकग्राउंड है। उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है उसको लेकर के भी इसमें प्रेयर किया गया कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उनको राहत दिया जाए। देखिए ये सारे मैटर जो हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप पहले से जुड़े होंगे, जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका चल रही थी, तो ये सारे मैटर ऑलरेडी उसमें चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। ये कुछ नया लेकर के केस नहीं आया गया है। अगर आप उस पुराने केस की बैकग्राउंड को देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये सभी मैटर डिसाइड हुआ था। वहाँ पर भी जो राजस्थान के तरफ से वकील थे, मतलब जब श्री देवेश शर्मा जी की याचिका चल रही थी तो उसमें भी यही सब मामले उठे थे कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2018 का गजट नोटिफिकेशन देख करके चैलेंज किया उनकी क्या गलती है, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा उनकी क्या गलती है। तो यहाँ पर एक बार को तो ऐसा समझ में आता है कि जिन्होंने गजट नोटिफिकेशन दे करके बीएड में प्रवेश लिया उनकी एक बात तो समझ में आती है कि चलिए ठीक है, लेकिन जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उनके लिए तो ये बिल्कुल ही केस कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए उलट पड़ जाए। क्योंकि देखिए ये लापरवाही का मामला सामने आएगा, क्योंकि अगर आपको पहले से पता है कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, मैं टीजीटी में पीजीटी में एलिजिबल नहीं होऊंगा, तो फिर एज ए कैंडिडेट आपने बीएड में प्रवेश क्यों लिया, ये आपके एडवोकेट को जस्टिफाई करना होगा सुप्रीम कोर्ट में अगर इस मैटर पर केस हुआ है तो। क्योंकि आपके वकील से जो बीएड की तरफ से पक्ष रखेंगे उनसे ये पूछा जाएगा कि जब आपको पहले से पता था कि मैं ये बीएड कोर्स करके टीजीटी में नहीं जा सकता, पीजीटी में नहीं जा सकता, अपर प्राइमरी में नहीं जा सकता, केवल प्राइमरी में जा सकता हूं, तो आपको पहले से पता था कि प्राइमरी के लिए ही एकमात्र कोर्स केवल डीएलएड है, तो आपने डीएलएड में प्रवेश क्यों नहीं लिया। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप क्या जस्टिफाई करेंगे उस समय। आपके एडवोकेट को ये जस्टिफिकेशन देना होगा कि जब आप केवल प्राइमरी में ही जा सकते हैं,
आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आपने बीएड में प्रवेश क्यों लिया? ये तो लापरवाही का नतीजा है ना, कि आपने देखा ही नहीं कि आप जो कोर्स करने जा रहे हैं क्या उस कोर्स के लिए जो एप्लीकेबिलिटी है कि कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल हो सकता है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल थे? आपको पहले से पता था कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो फिर आपने बीएड में प्रवेश क्यों लिया? तो ये सभी चीज़ें लापरवाही के तरफ तहत आएंगी और आपके वकील को कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करना होगा। और ये सभी मामलों पर मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि बीएड हो या फिर डीएलएड हो, ये सभी मामले को लेकर के अगर देखिए ये मामला अगर पहले ही खारिज हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर खारिज नहीं होता है तो इन्हीं सब मैटर पर चर्चा होगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मैटर है, ये श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में ऑलरेडी ये सभी मैटर समय समय पर वहाँ पर एक तरीके से बोला जा चुका है और एक तरीके से सुना जा चुका है। तो पहले तो ये केस डिसाइड होगा कि जिस बेंच में ये केस को लिस्ट किया गया है क्या वो बेंच इस केस को सुनने के लिए तैयार भी होती है अथवा नहीं, क्योंकि इसमें 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का जरूर जिक्र होगा और जैसे ही वहां पर इसका जिक्र होगा तुरंत ये केस लिस्ट कर दिया जाएगा दूसरे बेंच में जिन्होंने वो जजमेंट दिया था। अगर वो केस सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हालांकि सुनने के लिए बहुत कम चांस है कि कोई नई बेंच सुनेगी वही जो कि पहले ही जजमेंट दे चुकी है और उनका माइंडसेट पहले ही क्लियर है कि बीएड एनी हाउ प्राइमरी में आ ही नहीं सकता। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर जरूर रहना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।